दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार इंग्लैंड में जबरन शादी कराना बना अपराध, भारत में क्या है स्थिति? इराक में गहराया संकट, चरमपंथियों ने कसा शिकंजा। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे विश्व कप में इस्तेमाल हो रही फुटबॉल है मेड इन पाकिस्तान। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। फोर्स्ड मैरिज यानी जबरन बिना मर्जी या सहमति के शादी, ये समस्या भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी है, खासतौर से पाकिस्तानी और भारतीय समुदाय में। ऐसे हजारों मामले सामने आने के बाद इंग्लैंड और वेल्स में हाल ही में इसके खिलाफ एक नया कानून लागू हुआ। अब जबरन शादी कराने को अपराध माना जाएगा। अगर माँ बाप बच्चों की जबरदस्ती शादी करेंगे तो उन्हें 7 साल तक की जेल हो सकती है। ब्रिटेन के स्कूल में बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे ऐसे साथियों को पहचाने जिनकी जबरन शादी होने का खतरा हो। कई बार छुट्टियों के दौरान विदेश ले जाकर बच्चों की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, पर अब जबरन शादी को इंग्लैंड में कानूनन अपराध बनाने से कुछ उम्मीद बंधी है। जबरन शादी की वजह से लोग घरेलू हिंसा, बलात्कार या हत्या का शिकार हो सकते हैं। नया कानून कहता है कि ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो 2008 के बाद से पीड़ित सिविल कोर्ट में जाकर संरक्षण आदेश ले सकते थे, लेकिन अब न सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन गैर कानूनी हो गया है, बल्कि किसी की जबरदस्ती शादी कराने पर 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार की फोर्स्ड मैरिज यूनिट के मुताबिक 2013 में ब्रिटेन में 1302 ऐसे मामले आए जिनमें जबरन शादी की आशंका की सूरत में उसने लोगों की मदद की। इनमें से 42.7% मामले पाकिस्तानी मूल के लोगों के थे। 10.9% मामले भारतीय मूल के लोगों से जुड़े थे, जबकि 9.8 बांग्लादेशी मूल के लोगों के मामले थे। अब उम्मीद की जा रही है कि नए कानून से पीड़ितों को मदद मिलेगी। इस महिला को 17 साल की उम्र में जबरदस्ती विदेश ले जाया गया और शादी कर दी गई। मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ। मैं घर में कैदी की तरह थी। मेरे माता पिता को लग रहा था कि मैं पश्चिमी संस्कृति में ढल रही हूँ, परिवार का नाम बदनाम कर दूंगी। उन्हें लगा कि जबरदस्ती शादी करना बेहतर होगा। वैसे तो ब्रिटेन में कई पीड़ितों की विदेश ले जाकर शादी कर दी जाती है, लेकिन जबरन शादी के कई मामले यहाँ ब्रिटेन में भी होते हैं। जबरन शादी से जुड़े नए कानून को लेकर इंग्लैंड में आशंकाएं भी हैं। ये कानून जबरन शादियों को रोक नहीं पाएगा। होना ये चाहिए कि समुदायों में काम होना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मानसिकता बदलनी होगी। बहुत से लोगों को लगता है कि शिक्षा और कड़ा कानून ही जबरन शादी की समस्या को मिटा सकता है। बीबीसी रिपोर्ट। भारत में भी फोर्स्ड मैरिज के मामले सामने आते रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने बात की ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय सचिव कविता कृष्णन से और पूछा कि भारत में ये कितना बड़ा मुद्दा है तो बहुत बड़ी समस्या। और इसमें देखिए कि मैंने फ़र्क करने की ज़रूरत है ज़रूर अरेंज मैरिज में और जबरन शादियों में। हर अरेंज मैरिज जबरन शादी नहीं होती है, लेकिन जबरन शादी बड़े हद तक होती है कि लड़की की अपनी मर्जी के खिलाफ, लड़की विवाह ही नहीं करना चाहती या वो जाति से बाहर या समुदाय से बाहर विवाह करना चाहती है, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती समुदाय के भीतर, जाति के भीतर या जाति के नियमों के अनुसार कराने के लिए ये इस तरह के दबाव, इसको मैं खाप पंचायती मानसिकता कहूँगी। खाप पंचायत तो खास रीजन में दिल्ली के आसपास के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन पूरे देश में ही, यहाँ तक कि इवन शहरों में आप पाएंगे कि जो परिवार हैं वो भी इस तरह का दबाव डालना, और इसमें कोई सिर्फ ये किसी खास समुदाय का मसला नहीं होता है। मैं तो कहूँगी कि इसमें बड़ी हद तक कई जातियों में और समुदायों में, हिंदू, मुस्लिम, हर तरह के रिलीजन को मानने वाले लोगों में ये प्रवृत्ति है। तो इंग्लैंड में तो फोर्स मैरिज को कानूनन जुर्म बना दिया गया है। क्या भारत में इसे लेकर कोई कानूनी प्रावधान है?
कानून तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि चाहे भारत हो चाहे ब्रिटेन हो, मैं इसमें एक क्रिमिनलाइज करने वाली, इसको अपराधीकरण करके, इसको आपराधिक इसमें कानून के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इसमें खास करके जहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। अभी भी जो कुछ ऐसे संगठन हैं, महिला संगठन, सामाजिक संगठन, जो इस तरह के कपल्स को जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं लेकिन जिन पर दबाव है या जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उनको बचाने के लिए सेपरेट शेल्टर हैं, या जो लड़की जिसकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए सेपरेट शेल्टर्स, ये चलाते हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं चलाती? भारत से भी मैं ये सवाल करूंगी और ब्रिटेन के संदर्भ में भी कहूंगी कि देखिए, आपको इस तरह की प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए। इस दौर में, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के दौर में, वो प्रोटेक्शन जो शेल्टर्स हैं उनको वो पैसा काट रहे हैं, उसके लिए शेल्टर्स कम हो रहे हैं। लेकिन अपराधीकरण चल रहा है। अपराधीकरण करने से लड़कियां और भी कम सामने आएंगी कंप्लेन करने के लिए। अगर कंप्लेन करने का मतलब होगा कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो आएगी सामने, लेकिन अगर कंप्लेन करने का मतलब होगा कि आपको पिता को या माँ को या भाई को आपको जेल भेजना पड़ेगा, तो समझिए कि लड़की के लिए ऐसा करना बेहद कठिन होगा और ऐसा वो नहीं करेगी। खास करके ब्रिटेन के संदर्भ में और भी ज्यादा मैं जोर देकर के इस बात को कहूंगी। तो सामाजिक या कानूनी स्तर पर समस्या के क्या हल नजर आते हैं? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि इसमें जो क्राइसिस सेंटर हैं इस तरह के लिए, जिसमें लड़की तुरंत, वो अगर क्राइसिस में फ़ोन करें, कहें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं से भी या उसके दोस्त बता दें, तो तुरंत वहाँ से वो लोग एक्ट करें, वो इंटरवीन करें, लड़की को उस परिस्थिति से निकाल के ले आएँ, प्रोटेक्टेड जगह पे रखें। शेल्टर और प्रोटेक्शन सचमुच में प्रोटेक्शन की तरह हो, जेल की तरह ना हो, जहाँ पर वो अपनी मर्जी से अपना जीवन आगे कैसे चलाएगी इस बारे में वो सोच सकें। ये थी दिल्ली से कविता कृष्णन। ग्लोबल इंडिया में आगे, अप्रैल के एवरेस्ट हादसे के बाद क्या बदले हैं शेरपाओं के हालात? लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। चरमपंथी गुट आईसिस की इराक पर बढ़ती पकड़ के साथ वहां संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेना की वापसी के 3 साल बाद अब फिर इराक की सरकार चरमपंथी ताकतों से निपटने के लिए अमेरिका से मदद मांग रही है। ऐसे में तेल बाजार की चिंताओं और इलाके में अस्थिरता के सवाल के चलते दुनिया भर की नजरें इराक पर हैं। वहां जारी संकट पर बीबीसी रिपोर्ट, जिसमें कुछ फुटेज के सूत्रों की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह इराक का जलूला इलाका, जहां चरमपंथी संगठन आईसिस और इराकी सेना की मदद कर रहे कुर्द सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई और आखिर में वहां आईसिस का कब्जा हो गया। इराक के मोसुल और तल अफार शहरों पर हमले के बाद आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शम्स के लड़ाके अब राजधानी बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। इराक की सबसे बड़ी रिफाइनरी बैजी पर वे पहले ही काला झंडा लहरा चुके हैं। चरमपंथी संगठन अल-कायदा के एक गुट से निकली आईसिस का मकसद इस्लाम के शासन की स्थापना है। उनका मानना है कि नूरी अल-मलिकी की शिया नेतृत्व वाली इराकी सरकार सुन्नियों का भला नहीं कर सकती। चारों तरफ से आईसिस के प्रभाव से घिरते जा रहे इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी ने संकट की घड़ी में देशवासियों से आईसिस के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। हर हमला हमारी हार नहीं है। इन हमलों ने इराक की राष्ट्रीय एकता को उभारने का मौका दिया है। इस संकट से किसी भी इराकी का फायदा नहीं होगा। इससे केवल चरमपंथियों और हथियारों के सौदागरों को फायदा होगा। अमेरिका ने इराक में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सहायता भेजी है, लेकिन फिलहाल वो वहां सैन्य हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी सैनिक इराक में जारी लड़ाई में नहीं लौटेंगे, लेकिन चरमपंथियों से संघर्ष में हम इराक की मदद करेंगे। चरमपंथियों ने इराक की जनता, क्षेत्र और अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा किया है। इराक में गहराते संकट के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मलिकी, आईसिस प्रतिनिधि और एक कुर्द नेता से फोन पर बात की है और राष्ट्रीय एकता वाली नई सरकार की संभावना पर विचार करने को कहा है। पिछले हफ्ते आईसिस के हमले शुरू होने के बाद से इराक में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों को पलायन कर शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। कई देशों के नागरिकों को अगवा भी किया गया है। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी इस्तेमाल हो रही फुटबॉल बाजूका यहीं बनाई गई है।
एक ज़माने में इस शहर में दुनिया की 70% फुटबॉल्स बनाई जाती थीं। अब 10 साल बाद पाकिस्तान की एक फैक्ट्री को जानी मानी स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने ब्राज़ूका बनाने का ठेका दिया है। ब्राज़ूका की डिज़ाइनिंग में खूबसूरती के साथ साथ टेक्निकल बातों का भी ख्याल रखा गया है। जो कैपेबिलिटी है उसको एडिडास के सब लोग समझते हैं और ये फैक्ट्री पहले भी कुछ बड़े हाई लेवल के मैच बॉल्स जो है वो बना रही थी, तो इसलिए ये कोई मुश्किल डिसीजन नहीं था। इस फुटबॉल की खासियत इसके 6 पैनल्स हैं जो इसे पूरी तरह गोल बना देते हैं। पहले तो ज़्यादातर फुटबॉल्स हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन इन फुटबॉल्स को बनाने के लिए एक खास टेक्निक थर्मो बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। गेंद को बनाने के लिए तमाम मशीनें और सॉफ्टवेयर्स भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने तैयार किए हैं। इन फुटबॉल्स को ब्राज़ूका का नाम दिया गया है। ब्राज़ूका के मायने हैं ब्राज़ील। फुटबॉल के रंग ब्राज़ील के कौमी परचम से लिए गए हैं। ये पट्टियाँ उन रंगीन धागों की अक्कास हैं जो ब्राज़ीली नौजवान अक्सर अपनी कलाई पर बांधते हैं, और गेंद पर बने ये 5 सफ़ेद सितारे ब्राज़ील के 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन होने का निशान हैं। ब्राज़ूका को 2.5 बरस तक टेस्ट किया गया है। लेबोरेटरियों के अलावा दुनिया भर में 40 टीमों के 600 खिलाड़ियों ने इसे टेस्ट किया है, जिसमें मेसी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, सियालकोट। नई दवाइयों के लिए रिसर्च सिर्फ लैब्स या प्रयोगशालाओं में ही नहीं हो रही है, अब समुद्र की गहराइयों में भी मेडिकल रिसर्च की जा रही है। यूरोपीय संघ के भी इस दिशा में करोड़ों यूरो निवेश करने की बात हो रही है। माना जा रहा है कि समुद्र की तह में हो सकती हैं कई बीमारियों से निपटने की दवाएं, लेकिन बिना किसी तरह के नियम या नियंत्रण के आगे दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। स्कॉटलैंड के समुद्र तट के आसपास आजकल होड़ सी लगी है। इस खूबसूरत जगह पर मेडिकल रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक यहाँ इसके लिए गोते लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसी गहराई में उन्हें नई जीवन रक्षक दवाओं का सूत्र मिलेगा। समुद्री जीवों मसलन स्टारफिश और अन्य जीवों पर शोध के जरिए ही वैज्ञानिक नए केमिकल और गुणसूत्रों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, जिनसे इन्फेक्शन। ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में सेना के लड़ाकू विमानों ने चरमपंथियों के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद की गई इस कार्रवाई में सेना के मुताबिक 150 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए। सरकार का कहना है कि कार्रवाई में कराची एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड भी मारे गए। BBC संवाददाता अजीजुल्लाह खान ने बताया कि सेना और चरमपंथियों के बीच फंसे लोग बड़ी संख्या में इलाका छोड़ रहे हैं। अफगानिस्तान से सटे उत्तरी वजीरिस्तान को चरमपंथियों का गढ़ माना जाता है। केन्या में तटीय शहर एम्पेकोटोनी पहुंची BBC संवाददाता एन सोय, जहां एक पुलिस स्टेशन और होटल पर संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी हमले में करीब 60 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया के अल शबाब गुट ने कहा कि उसने ये हमले सोमालिया में केन्या सेना की मौजूदगी और मुसलमानों के मारे जाने के खिलाफ किए, लेकिन राष्ट्रपति केन्याटा इस दावे को खारिज कर रहे हैं। पिछले साल केन्या की राजधानी नायरोबी में वेस्ट गेट मॉल पर हमले के बाद यह अल शबाब का सबसे घातक हमला था। श्रीलंका के दक्षिणी शहर अलुथगामा में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत के लिए कट्टरपंथी बौद्धों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कट्टरपंथी बौद्ध संगठन बोडू बाला सेना की मुसलमान विरोधी रैली के बाद 3 मुसलमानों की मौत हो गई। BBC संवाददाता चार्ल्स हैविलैंड के मुताबिक श्रीलंका में पिछले 2 सालों में बौद्धों की तरफ से मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन हुए, जिनका नेतृत्व आमतौर पर बौद्ध भिक्षुओं ने किया। 2 अन्य शहरों में भी मुसलमानों के कारोबारों को निशाना बनाया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को शेरपाओं की मदद चाहिए होती है, लेकिन अप्रैल में 16 शेरपाओं की मौत के बाद उनके हक और मुआवजे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे संवाददाता नवीन सिंह खड़का पहुंचे नेपाल, ये जानने के लिए कि उस हादसे के करीब 2 महीने बाद अब क्या कुछ स्थिति बदली है। BBC की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर साल दुनिया भर से सैकड़ों लोग इस पर चढ़ाई करते हैं, जिसे नेपाली लोग सगरमाथा कहते हैं, तिब्बती लोग चोमोलुंगमा, और दुनिया इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए लोग हजारों डॉलर खर्च करते हैं। इसके लिए दशकों से शेरपाओं पर निर्भरता रही है, जिन्हें पर्वतारोहण में बेहद निपुण माना जाता है। लेकिन इस साल अप्रैल में हुई दुर्घटना में 16 शेरपाओं की मौत हो गई।
एवरेस्ट पर होने वाली ये शायद सबसे बड़ी दुर्घटना थी। इस दुर्घटना के बाद शेर्पाओं ने मांग की कि उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाएं। शेर्पाओं का आरोप है कि ये पूरा उद्योग कैसे चलता है इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। शेर्पा शिकायत कर रहे हैं कि उन पर दबाव रहता है कि बिना अतिरिक्त वेतन के वे बड़े दलों को एवरेस्ट पर ले जाएं। इससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है। अप्रैल के बाद शेर्पाओं ने एवरेस्ट पर चढ़ने से मना कर दिया है। हम जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि 2 महीनों में कुछ बदला है। पेमा छेपाल शेर्पा की भाई की अप्रैल के बर्फीले तूफान में मौत हो गई थी। हम गरीब लोग हैं। हम गांव में कुछ और नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप अमीर नहीं है। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं और दूसरे काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहाड़ पर जाना ही पड़ता है। शेर्पा बौद्ध धर्म को मानते हैं। कईयों का मानना है कि पहाड़ों का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिससे देवी समान उनके पर्वत नाराज है। ये पर्वत पूजनीय है, लेकिन लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एवरेस्ट हमारी देवी की तरह है। अगर आप इस तरह उस पर चढ़ते रहेंगे तो लोगों की जान जाएगी। नेपाल सरकार की आलोचना हो रही है कि उसने दुर्घटना में मारे गए सभी शेर्पाओं के परिवारों को कथित तौर पर मुआवजा नहीं दिया। अधिकारी इससे इनकार करते हैं। नेपाल सरकार ने कहा है कि वो इस उद्योग में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन शेर्पाओं और उनके परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। उनकी आशंका यही है कि जब पर्वतारोहण का अगला सीजन शुरू होगा तो उन्हें काम पर लौटना पड़ेगा। नवीन सिंह खड़का, BBC, खुम्बू, नेपाल। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, पाकिस्तान में बनी है विश्व कप में इस्तेमाल हो रही फुटबॉल। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। और अब बात वर्ल्ड कप फुटबॉल की, जिसमें भारत की ही तरह पाकिस्तान की टीम हिस्सा तो नहीं ले पा रही, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी दर्ज जरूर हो रही है, क्योंकि जिन फुटबॉल्स को दुनिया भर के जाने माने खिलाड़ी वर्ल्ड कप में किक कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बनी हैं। पाकिस्तान के शहर सियालकोट की इस फैक्ट्री में कोई आम फुटबॉल नहीं बनाई जा रही है। वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हो रही फुटबॉल ब्राज़ूका यहीं बनाई गई है। एक ज़माने में इस शहर में दुनिया की 70% फुटबॉल्स बनाई जाती थीं। अब 10 साल बाद पाकिस्तान की एक फैक्ट्री को जानी मानी स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने ब्राज़ूका बनाने का ठेका दिया है। ब्राज़ूका की डिज़ाइनिंग में खूबसूरती के साथ साथ टेक्निकल बातों का भी ख्याल रखा गया है। जो कैपेबिलिटी है उसको एडिडास के सब लोग समझते हैं, और ये फैक्ट्री पहले भी कुछ बड़े हाई लेवल के मैच बॉल्स जो है वो बना रही थी, तो इसलिए ये कोई मुश्किल डिसीजन नहीं था। इस फुटबॉल की खासियत इसके 6 पैनल्स हैं जो इसे पूरी तरह गोल बना देते हैं। पहले तो ज़्यादातर फुटबॉल्स हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन इन फुटबॉल्स को बनाने के लिए एक खास टेक्निक थर्मो बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। गेंद को बनाने के लिए तमाम मशीनें और सॉफ्टवेयर्स भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने तैयार किए हैं। इन फुटबॉल्स को ब्राज़ूका का नाम दिया गया है। ब्राज़ूका के मायने हैं ब्राज़ील। फुटबॉल के रंग ब्राज़ील के कौमी परचम से लिए गए हैं। ये पट्टियाँ उन रंगीन धागों की अक्कास हैं जो ब्राज़ीली नौजवान अक्सर अपनी कलाई पर बांधते हैं, और गेंद पर बने ये 5 सफ़ेद सितारे ब्राज़ील के 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन होने का निशान है। ब्राज़ूका को 2.5 बरस तक टेस्ट किया गया है। लेबोरेटरियों के अलावा दुनिया भर में 40 टीमों के 600 खिलाड़ियों ने इसे टेस्ट किया है, जिसमें मेसी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, सियालकोट। नई दवाइयों के लिए रिसर्च सिर्फ लैब्स या प्रयोगशालाओं में ही नहीं हो रही है, अब समुद्र की गहराइयों में भी मेडिकल रिसर्च की जा रही है। यूरोपीय संघ के भी इस दिशा में करोड़ों यूरो निवेश करने की बात हो रही है। माना जा रहा है कि समुद्र की तह में हो सकती हैं कई बीमारियों से निपटने की दवाएं, लेकिन बिना किसी तरह के नियम या नियंत्रण के आगे दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। स्कॉटलैंड के समुद्र तट के आसपास आजकल होड़ सी लगी है। इस खूबसूरत जगह पर मेडिकल रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक यहाँ इसके लिए गोते लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसी गहराई में उन्हें नई जीवन रक्षक दवाओं का सूत्र मिलेगा। समुद्री जीवों मसलन स्टारफिश और अन्य जीवों पर शोध के जरिए ही वैज्ञानिक नए केमिकल और गुणसूत्रों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, जिनसे इन्फेक्शन से लेकर
कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज में मदद मिलने की संभावना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया को नई दवाइयों की सख्त जरूरत है और समुद्री जीवन में इतनी संभावनाएं हैं कि नए किस्म की रेस शुरू हो सकती है। अब नई तकनीक आ गई है जिससे समुद्री जीवन की और बेहतर ढंग से छानबीन हो सकती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बढ़ी है। हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में और अन्य जगहों पर भी ऐसी खोज हो सके, नए उद्योग बनाए जा सकें। शोधकर्ताओं को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तटीय इलाकों में वैज्ञानिकों के कामकाज के लिए निर्धारित कानून नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल कानून में समुद्र में खनिजों के खनन की तो मनाही है, पर मेडिकल रिसर्च पर कोई पाबंदी नहीं। पर इसका एक खतरनाक पहलू यह भी है कि बिना नियमों के बेतहाशा खोज से समुद्री जीवन नष्ट हो सकता है। हालांकि फिलहाल खोज का काम जारी है। जैसे ये समुद्री पौधे उगाए जा रहे हैं जिनमें घावों को सुखाने का गुण है, पर अभी ये शुरुआत है। इन खोजों से नई दवाएं लाने में 15 साल से अधिक का समय लग सकता है और $2 अरब से अधिक की रकम। BBC रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें तकनीक की दुनिया से क्लिक में। अमेज़न अगले महीने स्मार्टफोन बाजार में कदम रखने जा रही है। उसका कहना है कि उसके फायर फोन में 3D सामग्री दिख पाएगी, जिसके लिए उसके सामने वाले हिस्से में फेस ट्रैकिंग कैमरे लगे हैं। इसमें फायरफ्लाई नाम का एक ऐप भी है जिससे ये टेक्स्ट, तस्वीरें, आवाजें और आसपास की चीजों को पहचान सकेगा। फोन की कीमत iPhone 5s और Samsung Galaxy S5 के ही जैसी होगी। ब्रिटेन सरकार ने बताया है कि वो कैसे अपने नागरिकों के गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी सेवाओं के इस्तेमाल की जासूसी कर सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले संगठन प्राइवेसी इंटरनेशनल ने इस मामले को अदालत में उठाया था, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार को ये जानकारी देनी पड़ी है। कई लोगों को वीडियो गेम जमा करने का शौक होता है, पर माइकल टॉमसन की बात ही अलग है। उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा वीडियो गेम कलेक्शन बनाया और अब उसे $7.5 लाख में बेच दिया है। उन्होंने पिछले 20 साल के दौरान 22 कंसोल पर चलने वाले 11,000 वीडियो गेम जमा किए। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अफगानिस्तान की मशहूर पॉप स्टार अरियाना सईद से, जो लंदन में रहती हैं। अफगानिस्तान में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच अरियाना याद करती हैं कि कैसे तालिबान के शासन के दौरान संगीत और महिलाओं पर तमाम पाबंदियां लगी थी और अफगानिस्तान में तालिबान के हटने के बाद से किस तरह से फिजा कुछ बदल रही है, खासतौर से संगीतकारों और गायकों के लिए। बस के दर्द و سوز و آهم مرگ گوید آفرین. मैं अरियाना सईद हूँ। मेरा नाम अरियाना सईद है। मेरा जन्म अफगानिस्तान की खूबसूरत राजधानी काबुल में हुआ था। जब मैं 8 साल की थी तब से विदेश में रह रही हूँ। 5 साल पहले मैंने अपना संगीत का सफर शुरू किया और अब तक दुनिया भर में 70 से 80 कॉन्सर्ट कर चुकी हूँ। मैंने 2 साल पहले अफगानिस्तान के चैनल 1 पर अपना एक कार्यक्रम शुरू किया, नाइट ऑफ म्यूजिक। मैं इसे प्रेजेंट करती थी। تشکر میکنیم از شما لطیف جان، از لطفتان از اینکه دلم چون دیدن این فرصت شانش سبز و ناز میآید، محرم راز میآید. अफगानिस्तान में तालिबान का राज खत्म होने के बाद कला संगीत का चलन बढ़ा है। लोग महिला कलाकारों को स्वीकार करने लगे हैं। 10 साल पहले महिलाएं स्टेज पर आ तक नहीं सकती थीं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों बाद अफगानिस्तान के लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं। वे अब वोट देकर अपना नेता चुन सकते हैं। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।